हेलो एवरीवन, मैं इंद्रमणि सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं गगन एडू इंडिया पर। देखो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी प्रीलिम्स का एग्जाम आने वाला है। एक महीने से भी कम समय बचा है हमारा जो 2024 का यूपीएससी का जो पीटी का एग्जाम है उसका। तो ऐसे में हम लोगों ने एक नई सीरीज स्टार्ट करी जिसमें कि आपको हर सब्जेक्ट से आपको छोटे छोटे टाइम ड्यूरेशन के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं, फैक्ट को मगअप कर सकते हैं। क्योंकि अब यूपीएससी इस जोन में आ चुका है कि अब वो फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों पे इक्वल इम्फेसाइज कर रहा है। पहले ऐसा होता था कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप इजीली क्वेश्चंस कर जाते थे, लेकिन अब के टाइम पे ऐसा हो गया है कि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट के साथ साथ फैक्ट्स अच्छे नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चंस को करने में थोड़े बहुत डिफिकल्टीज में आ सकते हैं। तो ऐसे में आपके पास सी सेट्स के भी लेक्चर आएगा, क्योंकि आपको पता है कि सी सेट कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। अगर मैं 2022 और 2023 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करूँ तो उसी के साथ साथ इंडियन पॉलिटी, आप जानते हैं कि पॉलिटी का वेटेज लगभग ऑन एवरेज अगर मैं बोलूँ ईच एंड एवरी ईयर तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास पॉलिटी से पूछा ही जाता है। तो उसके भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, और इसी के साथ साथ हिस्ट्री, जो कि इसका भी वेटेज लगभग उतना ही है, 15 से 20 क्वेश्चंस ईच एंड एवरी ईयर आपसे पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। और लगभग कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट दोनों को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अगर आपने 2023 और 2022 की क्वेश्चंस की मैं बात करूं आपके सामने, हालांकि जब मैं इस लेक्चर सीरीज के जैसे ही हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा उसके बाद मैं पीवाईक्यूज भी लेकर आऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस ईयर पूछे गए हैं इस पार्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड, तो आपको समझ में आएगा कि इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें कि हम पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम क्यों पढ़ रहे हैं। पहले के दिनों में यूपीएससी इस पर इतना ज़्यादा इंफेसाइज नहीं करता था। यूपीएससी ही क्यों बोलूँ, स्टेट पीसीएस भी इस पर इतना ज़्यादा इंफेसाइज नहीं करता था। लेकिन अब ये देखने को मिल रहा है कि इधर ट्रेंड चेंज हुआ है यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का भी। जितने भी आप स्टेट पीसीएस देखते होंगे, चाहे वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट हो, हरियाणा हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो, पंजाब पीसीएस हो, ईच एंड एवरी पीसीएस में इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और हिस्ट्री की ऐसी ही आपके सामने लगातार एक सीरीज के माध्यम से, आपके छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से आप तक हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पहुंचते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया का अब तक का, भारत का सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन, प्राचीन सभ्यता के तौर पर जाना जाता है। अभी तक तो हम यही जानते हैं, क्योंकि लगभग 100 साल पहले इसकी खोज हुई थी, तो उससे पहले हम ये भी नहीं जानते थे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारा सबसे पुराना सभ्यता सिविलाइजेशन में से एक हुआ करता था। और दुनिया के सबसे जो प्राचीनतम सभ्यताएं हैं उसमें से भी एक है। आपने सुना होगा नील घाटी की सभ्यता, जिसको कि हम लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ आपने मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन के बारे में भी सुना होगा। इसी के साथ साथ आप चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में भी सुनते हैं। तो ये सभी के सभी जो सिविलाइजेशन है ना, इसकी खास बात यह है उसके नाम। आखिर इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों पड़ा, हम लोगों ने इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों कहा। हालांकि इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि हड़प्पा उस सिविलाइजेशन का, उस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था, सबसे इंपॉर्टेंट साइट था, सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर के तौर पर उभर कर सामने आता था। इस वजह से हम उसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और मौजूदा समय में, मॉडर्न टाइम में, हड़प्पा और मोहनजोदारो जो कि उसके सबसे बड़े शहर थे, काफी इंपॉर्टेंट शहर थे, काफी ट्रेड उनका बहुत ज्यादा होता था। अभी मैं आपको बताऊंगा कि उनका ट्रेड भी था, उनके जो कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस थे उनका, उनके साथ उनका ट्रेड भी होता था। तो हड़प्पा और मोहनजोदारो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर के रूप में रोल प्ले कर रहे थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर में। और ये दोनों के दोनों आज के डेट में पाकिस्तान में चले गए आफ्टर पार्टीशन। तो देखिए, आगे अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं मैप के थ्रू, एक थीमेटिक वे में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, तो आपको समझ में आएगा कि इसका एक्सटेंट कितना बड़ा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं राखी गढ़ी, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से बहुत सारे डिस्कवरीज भी हुई है हाल के दिनों में, इस पे आपको शॉर्ट्स भी देखने को मिलेगा। तो आप देखिए कहाँ पे है, राखी गढ़ी हरियाणा में है मौजूदा समय में। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप नौसोरो और इस तरफ जाएंगे बालाकोट, ये आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो ये बिल्कुल ही वेस्टर्न फ्रंट पे आप चले जाएंगे, इंडस रिवर आपको ये देखने को मिल रहा होगा। और इसी इंडस रिवर की वजह से इसका नाम रखा गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उस वक्त पे पुराने जमाने में क्या होता था कि जितने भी सभ्यताएं बसती थी वो नदियों के किनारे ही बसती थी। क्यों? क्योंकि वो दौर था, न्यूलिथिक एज से हम आगे निकल चुके थे और हम लोगों ने एग्रीकल्चर पे अपना कमांड कर लिया था। हमारे जो महान पूर्वज थे उन्होंने
एग्रीकल्चर को अच्छे से प्रैक्टिस करना सीख लिया था, जिस वजह से नदी की ज़रूरत होती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे अगर आपके पास वाटर का अवेलेबिलिटी नहीं होगा, मौजूदगी नहीं होगा पानी का, तो ऐसे में आप खेती नहीं कर पाएंगे अच्छे से। तो आप अफगानिस्तान से लेकर आप देखेंगे कि दैमाबाद यानी कि महाराष्ट्र तक आपको इसका एक्सटेंट दिखेगा, इधर आपको यूपी तक आलमगीरपुर तक आपको इसका एक्सटेंट दिखेगा। तो काफ़ी ज़्यादा अपने कंटेम्प्रेरी जो सिविलाइजेशन थे ना इसके, उसमें सबसे ज़्यादा एरिया कवर करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो हम चलेंगे अपने पहले स्लाइड के ऊपर, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोग और किस नाम से जानते हैं, हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा, स्टेट पीसीएस में जनरली इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन को और किस नाम से जानते हैं। कार्बन 14 जो डेटिंग टेक्निक है, इससे हमको एक बात समझ में आया है कि ये करीब करीब 2500 साल से लेकर 1750 बीसी के आसपास की सभ्यता रहा होगा। मतलब अभी से करीब करीब 4500 साल पहले की बात है ये। कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक क्या है? इससे हम फॉसिल्स का एज पता करते हैं कि कितना पुराना होगा। एक टेक्निक है जिससे कि हम किसी भी चीज का पता कर सकते हैं। अगर ये पेन है तो आज से करीब करीब 1000 साल बाद कार्बन 14 डेटिंग टेक्निक से हम ये पता कर सकते हैं कि ये पेन इस्तेमाल होता था 2024 के टाइम पे। इज इट क्लियर? तो आगे चलते हैं। ये पूछा जाता है कि कार्बन 14 का इस्तेमाल किन चीजों में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था ना, वो पहला अर्बन सिविलाइजेशन था साउथ एशिया में। अगर हम साउथ एशिया में देखें तो पहला अर्बन सिविलाइजेशन था। इसी के साथ साथ इसके कुछ कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस की बात करें तो देखिए मेजोपोटामिया और इजिप्ट, इसके साथ एक और इसका कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन था जिसको बोलते हैं चाइना सिविलाइजेशन या फिर चाइनीज सिविलाइजेशन के नाम से हम इसको जानते हैं। यहाँ पे देखिए मेजोपोटामिया का मतलब होता है टू रिवर बिटवीन टू रिवर, थे दो नदियों के बीच में स्थित था। वो नदियां कौन कौन सी थी? उन नदियों का नाम था इफ्रेटस और टिग्रिस रिवर। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं इजिप्ट की सभ्यता की, तो ये भी नील नदी के किनारे स्थित था। और अगर मैं आपसे बात करूं चाइनीज सिविलाइजेशन की, तो येलो रिवर और यांस्टे रिवर बेसिन के बीच में इसको हमको देखने को मिलता है इसका एक्सटेंट। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो दयाराम साहनी ने सबसे पहले इसकी खुदाई स्टार्ट की थी, इसकी खोज स्टार्ट की थी 1920 के आसपास। और वहीं राखल दास बनर्जी जी जो थे, उन्होंने मोहनजोदारो को खोजा था। हड़प्पा को खोजने का श्रेय किसको जाता है? राखल दास बनर्जी। और मोहनजोदारो को जो खोजते हैं वो खोजने का श्रेय जाता है राखल दास बनर्जी, मोहनजोदारो, और हड़प्पा दयाराम साहनी। तो आप ये दो चीज याद रखेंगे, हड़प्पा का खोज करने का श्रेय जाता है दयाराम साहनी जी को, और मोहनजोदारो का खोज करने का श्रेय जाता है राखल दास बनर्जी जी को। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर में। देखिए जॉन मार्शल, ये उस वक्त के डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने सबसे पहले टर्म क्वाइन किया था इंडस सिविलाइजेशन। तो आपको ये भी याद रखना है, जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एक टर्म क्वाइन किया था इंडस सिविलाइजेशन। देखिए हर सभ्यता का ना उसका 4 फेज होता है। पहला, जब वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने से जस्ट पहले की कहानी। उसके बाद उसकी जब युवा बाल अवस्था होता है उसको बोलते हैं अर्ली। उसके बाद मेच्योर, जब वो युवा हो जाता है। फिर लेट, जब वो एज्ड हो जाता है, मतलब अपने वृद्ध अवस्था में चला जाता है। हड़प्पन सभ्यता को भी हम लोगों ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, हमारे हिस्टोरियंस ने। पहला कैटेगरी है प्री हड़प्पन, दूसरा है अर्ली हड़प्पन, तीसरा है मैच्योर हड़प्पन, और चौथा है लेट हड़प्पन। मतलब कि आगे चल के इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। यहाँ पे देखेंगे प्री हड़प्पन का जो एज है वो क्या है, 7000 से लेकर 3300 बीसीई तक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ अर्ली हड़प्पन एज की, तो है 3300 से लेकर 2600 बीसीई तक। और मैच्योर हड़प्पन फेज की अगर मैं बात करूँ तो 2600 से 1900। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये समय होता है क्योंकि इसी टाइम पे जितनी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उनका ट्रेड, उनका जो आर्किटेक्चर है, हालांकि आर्किटेक्चर में कुछ उन्होंने बहुत बड़े बड़े विशाल विशाल मंदिर और भवन नहीं बनाए थे, लेकिन उनका जो भी था उस वक्त का काफ़ी प्लान्ड जो सिटी था, इकोनॉमी था, उस पर उन्होंने बहुत काम किया था इसी दौरान। फिर उनका पतन स्टार्ट हो जाता है और वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं 1900 से 1300 बीसी तक। इसके बाद वैदिक एज स्टार्ट हो जाता है जब आर्यंस का अराइवल होता है इंडिया के अंदर में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर में। तो एक एक करके चारों फेज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फेज होगा प्री हड़प्पन फेज, जो कि 7000 से लेकर 3300 बीसी तक हमको देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बोलूं कि सीई और बीसी के बीच का डिफरेंस भी आपको पता होगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा इनलाइटेंड होंगे।
अगर BCE और CE के बीच का डिफरेंस नहीं पता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस पे सेपरेट लेक्चर लेकर आऊँगा कि AD किसको बोलेंगे, CE किसको बोलेंगे, BCE किसको बोलेंगे। तो इसके जो क्रिस्टल क्लियर जो अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर लेकर आऊँगा। फिलहाल अभी इस पे कंसंट्रेट करते हैं और फोकस करते हैं। ये जो स्टेज था ना, ये ईस्टर्न बलूचिस्तान। अब देखिए, इंडिया में इस तरफ से लोग आ रहे थे। इतिहास गवाह है कि जब भी इंडिया के अंदर कोई आता है तो इसी रीजन से आता है। बस अगर मैं सिर्फ पुर्तगीज की बात करूं तो ये इस रीजन से आते हैं, क्योंकि इसके अपने एक कारण थे, वो मैं कभी बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। उसके बाद मेहरगढ़ से हमको पता चला है, इस जो प्री हड़प्पन कल्चर है उसके बारे में हमको मेहरगढ़, जो कि पाकिस्तान में एक प्लेस है, वहां से हमको पता चला है। वहां से हमको फार्मिंग और हर्डिंग, मतलब कि पशुओं को पालने का जो तरीका है उसके बारे में भी हमको पता चला है साउथ एशिया के अंदर में। ये कॉटन सिविलाइजेशन कल्टीवेशन, माफ कीजिएगा, कॉटन के कल्टीवेशन का पहला एविडेंस हमको देखने को मिलता है यहीं पर। उसके साथ साथ जो नोमैडिक पीपल थे, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जो हंटर्स और गैदरर्स के रूप में जो जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, अब वो सेटल्ड लाइफ, एग्रीकल्चरल लाइफ उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया था। एग्रीकल्चरल लाइफ जीना, व्यतीत करना स्टार्ट कर दिया था यहीं से। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, फिर क्या, क्योंकि वो एग्रीकल्चर करना वो सीख जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हर्ली अर्पण फेज की स्टार्टिंग, शुरुआत में किस तरह का वो उनका था जब उन्होंने अपना स्टार्ट किया था। उसके बाद जब वो बीच के जोन में आते हैं, फिर उन्होंने कौन कौन से काम किए थे उसको हम लोगों ने अर्ली में रखा है, जो उनका बाल्यकाल था, बचपन का जो समय था, 3300 से लेकर 2600 BCE तक। इसमें हम देखेंगे कि इसमें उन्होंने टाउन प्लानिंग किया था, जो कि एक बहुत ही कमाल की चीज थी उनकी। इसी के साथ साथ वो अब एक थोड़े अच्छे घरों में इन्होंने रहना स्टार्ट कर दिया था। हकरा एक फेज से हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि घग्गर और हकरा वैली के बीच में स्टेब्लिश है। विलेज स्टेब्लिश सेटलमेंट्स इन्होंने स्टार्ट कर दिया था प्लेन एरियाज में, और धीरे धीरे करके टाउन्स को बनाने लग गए थे। मतलब कि पहले इन्होंने घर बनाने स्टार्ट किए, फिर गांव बनाना स्टार्ट किया, और फिर ये शहर बनाने लग गए थे। उसके बाद अगर मैं देखूं तो ग्रामीण जीवन से शहरी जीवन की तरफ इनका ट्रांजिशन देखने को मिलता है। ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, मतलब कि अब ये शहरी होने लग जाते हैं। अच्छे से टाउन को प्लान करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। इंडस का जो स्क्रिप्ट है, हालांकि अब इसको पढ़ा नहीं जा सका है, ये करीब करीब 3000 BCE पुराना है, मतलब अभी से लगभग 5000 साल पुराना इनका स्क्रिप्ट है। और अमरी और कोट डीजी से हमको वहां पे इस स्टेज की जानकारी मिली है। तो अमरी और कोट डीजी आप इसको ध्यान रखेंगे। अब हम बात करेंगे मैच्योर हड़प्पन फेज का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फेज था। इस वक्त पे इन्होंने बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया था, बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए थे, और इस वक्त पे इनका बहुत ही अपने चरमोत्कर्ष पे था, अपनी युवावस्था में था ये सभ्यता। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये इंटीग्रेशन एरा था, और अर्बन फेज का शुरुआत हो चुका था हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर में, और फुल फ्लेज्ड सिविलाइजेशन के तौर पे हमको देखने को मिलता है कब, मैच्योर हड़प्पन फेज में 2600 से लेकर 1900 BCE तक हमको ये देखने को मिलता है। अब ये क्या करते हैं, जो मडी ब्रिक था ना, उससे अब ये बर्न्ट ब्रिक पे आ जाते हैं। और उस वक्त का सबसे कमाल की बात है कि एकमात्र ऐसी सभ्यता थी जहां पे बर्न्ट ब्रिक का ये इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद फॉरेन ट्रेड में भी इनका बहुत उछाल देखने को मिलता है, और आर्ट एंड क्राफ्ट्स में भी इन्होंने बहुत ही कमाल का काम किया था इसी फेज के अंतर्गत। कालीबंगन की खुदाई से हमें पता चलता है कि टाउन प्लानिंग उनको देखने को मिलता है कालीबंगन से, और इस फेज का एवोल्यूशन भी हमको कालीबंगन से ही देखने को मिलता है। इसके बाद वो साउथ की तरफ माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस तरफ और इस तरफ इन्होंने बढ़ना स्टार्ट कर दिया था नीचे की तरफ। और इधर का एरिया सिंध है, और ये आपको महाराष्ट्र डेक्कन की तरफ इन्होंने बढ़ना स्टार्ट कर दिया था। क्यों? क्योंकि जो उनका जो रिवर था उसमें फ्लड्स आना स्टार्ट हो गया था इंडस रिवर में और उसके ट्रिब्यूटरीज में। इस वजह से इन्होंने क्या किया कि अब आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दिया। अभी अगर हम देखेंगे तो लेट हड़प्पन फेज की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल ही डिग्रेड हो चुका था। इस वक्त पे इनका लगभग ग्रेजुअल धीरे धीरे करके क्या हो गए थे, डिके कर गए थे, और इस वक्त तक इनका जितने भी चीजें थी लगभग समाप्त हो चुकी थी। और यहाँ से फिर आर्यंस आते हैं,
फिर वैदिक एज की शुरुआत होती है। तो 1900 से लेकर 1300 बीसी तक ये चलता है। हालांकि कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि 1700 बीसी में ही जाके समाप्त हो जाता है क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन। रेनफॉल में काफ़ी कमी देखने को मिलता है जो कि कृषि को डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है। और इसी के साथ साथ लार्ज अर्बन सेंटर्स का भी क्या हो जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन, जो रिडक्शन होता है ना रेनफॉल में, तो एग्रीकल्चर तो होगा नहीं प्रॉपरली, तो क्या होगा, लोग माइग्रेट करेंगे शहरों की तरफ। मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था वो फ्यूजन था बिटवीन टू सिविलाइजेशंस और बॉर्डर्स के बीच में, ऐसा डीए लचिंसन साहब का कहना है। लार्ज अर्बन सेंटर जैसे कि हड़प्पा, गेंद्रीवाल, मोहनजोदारो, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी, रोपर और लोथल, ये सभी हमको वहां से देखने को मिलता है इसी फेज का। लोथल से हुई खुदाई से हमको इसके बारे में जानकारी और इस स्टेज के एवोल्यूशन के बारे में हमको देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ बहुत सारे रीजनल कल्चर के साथ इनका भी एसोसिएशन होता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जैसे कि मैंने आपको बताया था आलमगीरपुर तक का इनका एक्सटेंट होता है। रंगपुर कल्चर जो कि गुजरात में है। ये सबसे लेटेस्ट फेज होता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, और दैमाबाद महाराष्ट्र तक ये हमको देखने को मिलते हैं। फिर इसका जो सबसे लार्जेस्ट लेट हड़प्पन साइट होता है वो होता है कुडवाला जो कि कोलिस्तान में है, बेट द्वारका जो कि गुजरात में है, और दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है। ये सभी के सभी ऐसे सेंटर्स थे जो कि लेट हड़प्पन एरा के थे। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।